हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम आपसे बात करने वाले हैं इस लेक्चर में इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में। इसके पहले मैं ऑलरेडी आपको फॉरेन ट्रेड के बारे में बता चुका हूं कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है और उसके कौन कौन से टाइप हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड क्या है। फॉरेन ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या महत्व है। और अगला जो हमारा सब्सिक्वेंट लेक्चर होगा वो होगा प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए और शेयर कीजिए उनके साथ ये सारी वीडियोज़ को, ताकि वो भी जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ के हमारे साथ जो है अपने एग्जामिनेशन के लिए जो है प्रिपरेशन वो अच्छे तरीके से कर सकें और बेनिफिटेड हो सकें। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विच इज़ अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड का क्या महत्व है, स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्स मेनी different resources like men's material, machine, money and management. If we compare the resources possessed by the nations, it will be found that no country is self-sufficient and there are differences in the quality and quantity of domestic resources available in different countries. ठीक है, जो बात यहाँ पे बोली गई वो ये है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैन हो गया, मतलब जो व्यक्ति काम करेंगे, लेबर है, मटेरियल है, मनी है, मशीन्स है और मैनेजमेंट है। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है किसी एक प्रोडक्ट को तैयार करने में। इसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा पहले, राइट। तो अगर हम कंपेयर करेंगे इन सारी चीज़ों को कंट्री वाइज, नेशन वाइज, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी कंट्री जो है सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अमेरिका में जो लेबर है वो बहुत ही महंगा है, तो उनको अगर कोई सामान बनवाना है तो उनको जो लेबर है वो या फिर तो इंडिया से चाहिए या फिर तो चाइना से चाहिए, राइट। तो उस केस में क्या होगा, जो उनका प्रोडक्ट होगा वो थोड़ा सा सस्ता होगा और एक्सपोर्ट जब वो करेंगे तो फिर कम दामों पर वो अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे, राइट। तो उनके पास लेबर देखो ठीक तरीके से अवेलेबल नहीं है, किसी के पास मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, किसी कंट्री के पास मनी पैसे अवेलेबल नहीं होते, किसी के पास मशीन नहीं होता और किसी के पास तो मैनेजमेंट नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हर कंट्री जो है सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता इन सारी मामलों में। किसी किसी कंट्री के पास किसी न किसी चीज़ की लैकिंग जो है वो बहुत रहती है, ठीक है ना। तो उसी कारण से जो है यहाँ पे बात बोली जा रही है कि जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी होता है किसी भी कंट्री का, माफ़ी चाहूँगा, वो जो है डिफरेंट होता है। Countries, indeed, it is the difference in the relative abundance of shortage of resources in different countries that has given rise to the foreign trade and involving exchange of goods and several between countries. जो बात यहाँ पे बोली गई वो ये है कि इस तरह की जो चीज़ें हो रही है, जो डिफरेंस है रिलेटिव एबंडेंस ऑफ शॉर्टेज के कारण, जो कि रिसोर्सेज है, ये सारे रिसोर्सेज भी है ना, मैन मटेरियल। जैसे किसी व्यक्ति के पास, किसी कंट्री के पास सपोज सस्ते अगर लेबर में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आप दुबई का एग्जाम्पल ले लो, आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं काम करने के लिए। तो वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको जो है वहाँ पे ठीक ठाक पैसा मिल जाता है और उनको जो है जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनको एक तरीके से सस्ता लेबर मिल जाता है हमारे इंडिया से, है ना। तो उस कंट्री को एक तरीके से फ़ायदा हो जाता है, राइट। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि जो डिफरेंस है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज के कारण, उनके पास लोग कम है, हमारे पास पैसे कम है। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, इसके कारण से जो है इंटरनेशनल ट्रेड को, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा बहुत हद तक मिला है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल फॉर ए कंट्री टू अवेल गुड्स विच इट कैन नॉट प्रोड्यूस। ये पॉसिबल, इसी कारण से ये पॉसिबल हो पाया है कि जिस कंट्री में जो चीज़ पैदा नहीं होता, जिस चीज़ की पैदावार नहीं है, वो चीज़ भी उस कंट्री में अवेलेबल है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देख लो, बहुत सारी अभी फ़ोन्स मार्केट में बहुत सारी हैं, सारे के सारे चाइनीज़ फ़ोन्स हैं, जो भी हो। तो इन सारे चाइनीज़ फ़ोन्स का ज़रूरत यहाँ पे क्यों है, या फिर हम उन चाइनीज़ फ़ोन्स को क्यों चला पा रहे हैं? क्योंकि ये फॉरेन ट्रेड हम कर रहे हैं, है ना। चाइना हमारे साथ फॉरेन ट्रेड कर रहा है, अच्छी क्वालिटी के फ़ोन जब वो बना करके बेच रहा है हमारे इंडिया में, तो हम लोग लेना चाह रहे हैं। तो ये फॉरेन ट्रेड के कारण ही ये जो है ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। वही बात है यहाँ पे है, produce or cannot produce economically as other countries. Hence, a country's well-being is determined to great extent by the nature of extent of its foreign trade. तो किसी भी कंट्री का जो well-being है, आप इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हो कि उसका फॉरेन ट्रेड जिस तरीके से होगा, उसका उसी एक्सटेंट तक जो है वो अच्छे तरीके से वो काम कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्कस किया गया है वन बाय वन करके पॉइंट्स में। सबसे पहला पॉइंट है स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। फॉरेन ट्रेड के कारण जो है एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन और स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में जो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। फॉरेन ट्रेड लीड्स टू स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड के कारण स्पेशलाइजेशन तैयार होता है प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ में, जो कि डिफरेंट कंट्रीज तैयार करती हैं, ठीक है। अब ये कैसे होता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं तो आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ कि देखो, जब आप कोई प्रोडक्ट को बना रहे हो, राइट, तो आपको पता है कि आपको उस प्रोडक्ट को बेचना है ना। अब जब आप किसी और कंट्री में भेजोगे, सपोज अमेरिका में आप किसी प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हो, तो आप तो ऐसे प्रोडक्ट बनाओगे ना जो कि आपका प्रोडक्ट एकदम बेहतरीन क्वालिटी का होगा, मगर बिकॉज अगर उनको पसंद नहीं आया तो दोबारा तो वो आपको ऑर्डर देंगे नहीं, राइट। जैसे कि चाइना का देख लो, चाइना जो है अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बनाता, फिर वो बिक जाता है, हमारे कंट्री में बिक जाता है, किसी और कंट्री में वो लोग वहाँ नहीं खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्वालिटी चाहिए। और हमें इंडिया में अभी भी लोगों को क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा प्यार है,
लोग क्वांटिटी खोजते हैं कि कम पैसे में मुझे बहुत ज़्यादा सामान मिल जाए। लेकिन बाहर के कंट्री के लोग, जो लोग थोड़े से अमीर हैं, डेवलप्ड कंट्री है, वो लोग जो है क्वालिटी खोजते हैं कि एक ही बार सामान खरीदेंगे लेकिन वो लंबा टिकेगा, राइट। तो यहाँ से स्पेशलाइजेशन होती है, प्रोडक्शन में एफिशिएंसी भी बढ़ती है। एफिशिएंसी इन द सेंस, अगर आपको ऑर्डर बहुत ज़्यादा मिलेगा तो फिर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है तैयार करोगे। इससे क्या होगा, जो आपका एफिशिएंसी है वो बढ़ेगा, है ना। आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से कर पाओगे। तो ये बात यहाँ पे है। डिपेंडिंग ऑन अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एवरी कंट्री कैन प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच इट हैज़ द ग्रेटेस्ट रिलेटिव एडवांटेज एंड एफिशिएंसी। तो आपने, आई डोंट नो, आप लोगों ने अभी तक इकोनॉमिक रिलेटिव थ्योरी आपने किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे रिलेटिव एक एडवांटेज, एक तरह का चीज़ है, एक पॉइंट है जो कि नज़र आता है उन कंट्रीज़ को जिनके पास जिस चीज़ की ज़्यादा होती है। जैसे मैं आपको अगर सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो हमारे इंडिया में जैसे कि चाय की खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है आसाम और दार्जिलिंग में, और हम इसे बेच भी पाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी, मतलब जिस चीज़ की ज़्यादा जिस चीज़ को हमारा प्रोडक्शन करने में बहुत ज़्यादा खर्च होगा, और दूसरी कंट्री में अगर उसका प्रोडक्शन करने में सस्ता है, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरी कंट्री से उस सामान को मंगवा लेंगे। क्योंकि हम जब अपने यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो जा रही है। उसी तरीके से हम उन चीज़ों को प्रोड्यूस बाहर भेजेंगे जिन कंट्रीज़ की बाहर में ज़रूरत है, और उसमें हमारा रिलेटिव एडवांटेज है। अगर कोई कंट्री चाय पैदा नहीं कर पा रही है या फिर पैदा कर रही है लेकिन वहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में हमारा पास रिलेटिव एडवांटेज रहेगा, क्योंकि हम जब उस चीज़ को बाहर भेजेंगे तो वहाँ पे जो है हमारे चाय की डिमांड ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ को हमारे चाय का जो प्राइस है वो कम मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे रिलेटिव एडवांटेज की बात की जा रही है कि ये जो एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसी के कारण से जो कंट्री है वो प्रोड्यूस कर पा रही है गुड्स एंड सर्विसेज को, वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज को जिसमें वो लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ देखो, हम लोग पेट्रोल पैदा नहीं कर सकते हैं ना। हमारे यहाँ पे जो पेट्रोल का स्टोरेज है वो हम लोग मतलब स्टोर ही कर सकते हैं। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग तेल जो है ज़मीन से नहीं निकाल सकते, हमारे पास है भी नहीं वो स्टॉक। लेकिन अगर आप गल्फ़ कंट्री में जाओगे तो उनके पास भर भर के स्टॉक है, ठीक है ना। वहाँ पानी के दाम में तेल मिलता है, और हमारे यहाँ पे तेल काफ़ी ज़्यादा महंगा है, आपको पता होगा, राइट। तो ये रिलेटिव एडवांटेज है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बाहर से तेल मंगवा लिया, और हम लोगों ने यहाँ से दुबई को वो चीज़ बेचा जो हमारे पास ज़्यादा अच्छा है, राइट। तो इससे क्या हो गया, आपका प्रोडक्शन में एफिशिएंसी भी बढ़ा और स्पेशलाइजेशन भी बढ़ा। तो ये आप अगर जितना ज़्यादा इस चीज़ को समझोगे, आपका जो है पॉइंट्स और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। नो कंट्री हैज़ फैसिलिटी एंड रिसोर्सेज विद इन इट्स ओन बाउंड्रीज फॉर इकोनॉमिकल प्रोडक्शन ऑफ ऑल इट्स रिक्वायरमेंट्स। वही बात मैं कह रहा हूँ कि कोई भी कंट्री हो, उसके पास वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती जिसके कारण से वो जो है अपने प्रोडक्ट को बहुत ही सस्ते दामों पे तैयार कर सके, मतलब जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सके। तो उस चीज़ के लिए उसको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। सम कंट्रीज आर मोर सूटेबली प्लेस्ड टू प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमिकली सफिशिएंट दैन अदर कंट्रीज, ठीक है ना। Therefore, they can specialize in production of such goods and get the goods they need in exchange of for those goods। वही बात मैं कह रहा हूँ कि वो लोग क्या करेंगे, वो लोग प्रोडक्शन, उस चीज़ के प्रोडक्शन में खुद को स्पेशलाइज करेंगे जो उनके पास अवेलेबल है, या जिस चीज़ को वो लोग दूसरे चीज़ के बदले खरीद सकते हैं, ठीक है। For example, India has comparatively greater advantage for the production of absorbed agro-based products such as coffee, sugar, textile, etc। तो इंडिया के पास देखो बहुत ही ग्रेटर एडवांटेज है कि हमारे पास जो कॉफ़ी है, टी है, शुगर है, टेक्सटाइल है, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। जो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे इंडिया में 60 to 70% जो पॉपुलेशन है वो गाँव में बसती है। तो उनके पास जो है वो लोग खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जो एग्रो बेस्ड जो एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, राइट। तो उसमें हमारे पास एक रिलेटिव कंपैरेटिवली एक ग्रेटर एडवांटेज है, जिसके ज़रिए हम लोग जो है इन चीज़ों को बाहर भेज सकते हैं, और जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं हम उसे बाहर से अंदर मंगवा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली सम डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, जापान, ब्रिटेन etc एट ग्रेटर एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड ऑटोमोबाइल्स etc। सम गल्फ कंट्रीज सच एज ईरान, लीबिया, इराक, सऊदी अरेबिया etc कैन प्रोड्यूस क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम etc इन एबंडेंस, ठीक है ना। तो यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि हर कंट्री को जो है अपना स्पेशलाइजेशन समझना होगा, और उसके हिसाब से जो है उसको फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देना होगा, ठीक है। अब बात हो रही है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की। दूसरा पॉइंट है, एवरी कंट्री पोजेसेस सम नेचुरल रिसोर्सेज, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री हेवनली डिपेंड्स अपॉन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज, ठीक है। तो हर एक कंट्री के पास कुछ ना कुछ जो है नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होता है, जिसका एक्सप्लॉयटेशन मतलब उसका इस्तेमाल करके जो है आप जो है अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज़ एडिक्वेट ऑफशोर ऑयल रिसोर्सेज, हमारे पास ऑफशोर ऑयल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है,
ठीक है ना, एडिक्वेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन एडिक्वेट है, बट इट रिक्वायर्स एक्सप्लॉयटेशन थ्रू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स। लेकिन हमें इन सब का अगर एक्सप्लॉयटेशन करना है तो उसके लिए हमें सोफिस्टिकेटेड मशीन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी कैन बी इंपोर्टेड फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसएसआर, यूएसए, जापान, एटीसी। दिस लीड्स टू बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस अब देखो, जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, जिनके पास वो चीज़ ज़्यादा है, जैसे कि मशीनरी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, जैसे कि यूएसएसआर हो गया, जब यूएसए हो गया, जापान हो गया, हम लोगों ने उनसे वो मशीनरी मंगवाई और फिर हमारे यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल किया। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाया। तो सेकंड पॉइंट था यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये भी हो गया। तीसरा पॉइंट है फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम कैन बी फैसिलिटेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है ना, तो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर जो ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम है उसको फैसिलिटेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। मतलब एक्सपोर्ट अगर आपका बहुत ज़्यादा होगा तो आपके पास बाहर से पैसे आएंगे, और अगर बाहर से आपके पास पैसे आएंगे तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छा होगा, और एक तरीके से इंडियन जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी बनेगी। अभी आपको पता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी तकरीबन 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, राइट। वेयर अगर आप चाइना की बात करो तो उनका 12 ट्रिलियन है, और अगर आप अमेरिका की बात करो तो तकरीबन 30 ट्रिलियन के आसपास की उनकी इकोनॉमी है, मतलब बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है वो। तो अगर उनके साथ हमें अगर ट्रेड करना है, अगर उनके साथ हमें उनके पास अगर हमें पहुंचना है कंपटीशन करते हुए, तो फिर हमें जो है एक्सपोर्ट को अपना बढ़ाना होगा, एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा, राइट। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो ये बात हो गई। इंडीड इट इज़ ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स दैट कंट्रीज लाइक यूके, जापान, एटीसी हैव अचीव्ड अ हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वो लोग, ये जो यूके, जापान और यूएसए जो है, ये लोग हाई ग्रोथ रेट कहाँ से वो लोग ले पाए, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, वो कहाँ से इतना हाई उनके पास हो पाया। ये इसलिए हो पाया बिकॉज उन लोगों ने जो है अपना एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, उन लोगों ने इम्पोर्ट किया रॉ मटेरियल और फिर गुड्स को प्रोड्यूस करके, गुड्स को बना करके उन लोगों ने एक्सपोर्ट किया उन चीज़ों को बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ में, जिसके कारण से वो जो कंट्रीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएँ। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट था फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगला पॉइंट है इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइसेस। इंटरनेशनल ट्रेड माफ़ी चाहूँगा, इंटरनेशनल ट्रेड इक्वलाइजेज प्राइस ऑफ गुड्स थ्रू द वर्ल्ड। इंटरनेशनल ट्रेड जो है एक तरीके से प्राइस, गुड्स का जो प्राइस होता है उसको इक्वल करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ अगर किसी कंट्री में मिल रही है तो वो डेफिनेटली लाइक बहुत ही ज़्यादा महंगी होगी, लेकिन आप अगर उसका इंटरनेशनल ट्रेड करोगे तो किसी कंट्री में आपको उसका वो प्राइस मिलेगा, किसी कंट्री में दूसरा प्राइस मिलेगा। तो एक तरीके से क्या होगा, सारी कंट्री में एक तरीके से ये भावना पैदा होगी कि हमारे पास महंगा है, उसके पास सस्ता है। तो एक तरीके से आप बैठ करके ये डिसाइड करोगे कि इस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो क्या होना चाहिए। तो प्रोडक्ट का प्राइस का इक्वलाइजेशन जो है वो इस तरीके से किया जा सकता है ना, कि एक कंट्री जो एक प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो है हर जगह पे सेम रहे। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ अगर हमारे यहाँ पे 32,000 में बिक रही है तो किसी और कंट्री में वो कुछ डॉलर्स में बिकेगी, है ना, लेकिन दोनों का अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी देखोगे तो सेम निकलेगा, है ना। जैसे $1 में 73 रुपये होते हैं, तो हमें सपोज़ कोई चीज़ जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई चीज़ सपोज़ हमें 730 रुपये में मिली, तो अमेरिका में अगर आप जाओगे तो उसके लिए आपको $10 पे करने पड़ेंगे। अब आप ये मत सोचना कि $10 बहुत कम होते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी के कारण उनका $10 से वो उतना ही सामान खरीद पाएंगे जो हमारे यहाँ पे हम 730 रुपये से खरीद पाएंगे। तो $10 जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट, उनके लिए, मतलब बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि वहाँ पे डॉलर ही एक इकाई नहीं है, डॉलर से नीचे जो है वो सेंट्स होता है, $1 में 100 सेंट्स होते हैं, सेंट से भी सामान खरीदे जाते हैं, राइट। तो ये बात यहाँ पे बोली गई कि इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइसेस जो है वो पॉसिबल हो पाया है इंटरनेशनल ट्रेड के कारण। ठीक है, फिर से पढ़ देता हूँ। इंटरनेशनल ट्रेड इक्वलाइजेस प्राइस ऑफ गुड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड वेन एवर द प्राइस ऑफ कमोडिटीज टेंड टू राइज इन अ कंट्री। जब किसी कंट्री में जो प्राइस है वो बढ़ने वाला होता है, इट कैन इंक्रीज लेवल ऑफ इट्स इम्पोर्ट्स टू चेक द राइज इन प्राइसेस। अब जब ये चीज़ होती है, जब प्राइस बढ़ता है तो ये क्या करता है, जो इम्पोर्ट्स है वो बढ़ा देता है ना, ताकि जो प्राइस है उसको बराबर किया जा सके। सिमिलरली व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स डिक्लाइन, जब प्रोडक्ट्स के प्राइस डिक्लाइन हो जाते हैं, दे ट्रेंड में बी काउंटर एक्ट बाई एक्सपोर्टिंग द सेम। तब वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने लगते हैं, राइट। तो ये एक तरीके से इक्वलाइजेशन प्रोवाइड करता है प्राइसेस को। पांचवा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो हाँ, फॉरेन ट्रेड के कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। सपोज़ कि इंडिया में कोई कंट्री प्रोडक्ट बना रही है किसी एक मार्केट के लिए, अब जब उसे पता चलेगा कि हमारा जो सामान है उसका डिमांड तो विदेशों में बहुत ज़्यादा है, तो विदेशों में तो बहुत सारे मार्केट हैं,
है ना। तो विदेशों में सपोज एक ही मार्केट अगर आपको मिला तो उस मार्केट में जितने लोग सामान खरीदने के लिए आते होंगे, छोटे तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं, तो उसका डिमांड आपके पास आ गया। तो आप अगर अपना प्रोडक्ट ज़्यादा बनाओगे तो वो वहाँ पे बिक जाएगा। तो ज़्यादा बनाने के लिए तो आपको ज़्यादा लोग चाहिए ना। तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी जनरेट होता है फॉरेन ट्रेड के कारण, ठीक है ना। तो फॉरेन ट्रेड फैसिलिटेट्स द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ विच इन टर्न जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो फॉरेन ट्रेड एक तरीका है जिसके ज़रिए जो है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको घटाया जा सकता है। फॉरेन ट्रेड जो है आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड फैसिलिटेट करता है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों के मामले में ही फॉरेन ट्रेड जो है इन दोनों को फैसिलिटेट करता है। और ये दोनों अगर फैसिलिटेट होंगी तो इनके बदले जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी घटेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड होंगे, ठीक है। छठा पॉइंट है हार्मोनस रिलेशनशिप। मतलब कंट्रीज़ के बीच में एक बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप तैयार होता है। लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से जो है सामान को खरीदते हैं, लेते हैं। देखो क्या होगा जब आप किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है ना, तो आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हो, आप बहुत ही भला बुरा उनको कह सकते हो। लेकिन जब आप किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो किसी चीज़ के लिए, फॉर एग्जाम्पल इंडिया डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए, तो देखना इंडिया अमेरिका के बारे में कभी कुछ नहीं बोलता। कभी अगर वो कुछ गलत भी कर दे, जैसे कि अभी WHO की जो फंडिंग है वो रोक दी ट्रंप ने, उसके खिलाफ इंडिया ने कोई स्टैंड नहीं लिया। इंडिया ने जब बस चुपचाप रहा। तो हर एक कंट्री का वही फंडा है, अगर कोई कंट्री किसी के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो कंट्री जो है उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलती। जैसे कि चाइना भी देख लो, चाइना के खिलाफ अभी थोड़ा बहुत प्रेशर बढ़ा है, लेकिन फिर भी चाइना ने डेब्ट ट्रैप में इस तरीके से सारी कंट्रीज़ को फंसा करके रखा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कि उसके खिलाफ जो है बहुत ही कम आवाज़ उठती है, राइट। तो चाइना एक इस तरह से बहुत ही बुरा करता है। तो देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पढ़ लेते हैं। बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड एवरी कंट्री मे हैव एक्सेस द गुड्स दैट इट डज नॉट प्रोड्यूस एट होम। तो बहुत सारी कंट्री जो हैं उन सारे गुड्स को एक्सेस कर पाती हैं जो सारी गुड्स जो हैं उन कंट्रीज में प्रोड्यूस नहीं हो पाती। तो वो पॉसिबल हो पाया है फॉरेन ट्रेड के कारण। सिमिलरली अ कंट्री विद अ सरप्लस ऑफ सर्टेन गुड्स कैन मेक देम अवेलेबल टू अदर कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ दोज गुड्स, ठीक है। तो उसी तरीके से जब किसी कंट्री के पास किसी गुड्स का सरप्लस है, कोई चीज़ अगर ज़्यादा बना है उसके पास, तो वो क्या करेगी, उन सारी चीज़ों को बाहर में भेज देगी। दिस प्रोमोट्स, ये जो है एक तरीके से प्रोमोट करता है हार्मोनस एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप अमंग द वेरियस कंट्रीज। और इसी के कारण जो है एक तरीके से हार्मोनियस मतलब बहुत ही एक सद्भावपूर्ण जो है एक रिलेशनशिप, और एक कॉर्डियल मतलब प्यार भरा रिलेशनशिप जो है कंट्रीज़ के बीच में भी तैयार होता है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे फॉरेन ट्रेड का इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। उसका लिंक जो है आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाइए और हमें फॉलो कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो भी बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं। और आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।